नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन में। आज का जो हमारा पेपर है वो है पेडागोजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। A4 का सी पोर्शन है। तो आइए देखते हैं कि इस पेपर में जो मॉड्यूल या यूनिट है वो कौन कौन सी है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले जो मॉड्यूल या यूनिट आपकी 1 है वो है नेचर ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, यहाँ पर आपकी यूनिट ये कह रही है कि सोशल साइंस का नेचर क्या है। तो आपको पढ़ना है 1.1 में कॉन्सेप्ट स्कोप एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, मतलब सोशल साइंस की अवधारणा, उसका क्षेत्र क्या है और उसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब जो सोशल साइंस है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो एक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है। हम कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान मानव समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। जैसे आपने पढ़ा है सोशियोलॉजी या सोशल का मतलब, तो समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। मतलब जहाँ पर बहुत सारे रिलेशन होते हैं, सामाजिक रिलेशन होते हैं, ठीक है, उसको बोला गया है कि वो समाज है। तो मतलब जो सामाजिक विज्ञान है उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब ह्यूमन सोसाइटी या मानव समाज का हम अध्ययन करते हैं, वो सोशल साइंस कहलाता है। अब इसके क्षेत्र के बारे में अगर हम देखें तो इसमें है डिसिप्लिन है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, ऐसे विषय इसमें शामिल हैं। नेचर की बात करें तो नेचर है एनालिटिकल इंटरप्रेटिव। इसमें विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक होता है। मतलब इससे हम विश्लेषण कर सकते हैं, किसी चीज़ की व्याख्या कर सकते हैं और आलोचना कर सकते हैं, जो समाज और व्यवहार को समझने में मदद करता है। ये क्या करता है, समाज में जो व्यवहार हो रहे हैं या समाज में कैसे रहना है या फिर समाज कैसा है उसको समझने में मदद करता है। 1.2 में पूछा है आपका डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड सोशल साइंस। तो यहाँ पर पूछा है कि जो डिफरेंस पूछा है, किसमें पूछा है डिफरेंस, साइंस और सोशल साइंस में। ठीक है, सोशल साइंस और सॉरी सोशल साइंस और सोशल स्टडीज में पूछा गया। तो यहाँ पर आप ऐसे कॉलम बना सकते हैं, मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहला कॉलम आप लिख लेंगे कि सोशल साइंस, और दूसरा कॉलम जो होगा सोशल स्टडीज का होगा। तो इसमें जो पहला कॉलम है, अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस जो है इट इज़ एन एकेडमिक डिसिप्लिन, मतलब ये एक शैक्षणिक विषय है। ठीक है, सोशल साइंस क्या है, ये एक शैक्षणिक विषय है। वहीं अगर हम बात करें सोशल स्टडीज की तो इट इज द मेथड ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। ये क्या है, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की एक विधि है। ठीक है, अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो इंक्लूड इन डेप्थ रिसर्च, गहन अनुसंधान इसमें शामिल होता है। और सोशल स्टडी की बात करें तो फोकस ऑन क्लासरूम लर्निंग, मतलब जो कक्षा में अध्ययन होता है उस पर फोकस करता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है। इसके सोशल स्टडीज के हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिविक्स, हिस्ट्री, लेसन इन स्कूल, मतलब स्कूल में जो भी चीज़ें होती हैं सोशल स्टडीज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 1.3 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट ए स्कूल लेवल। यहाँ पर पूछा है विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो विद्यालय स्तर पर जब हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं। जैसे सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, ठीक है, आलोचनात्मक सोच को विकसित करना। दूसरा जो पॉइंट होगा वो नागरिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, मतलब जो सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसको प्रमोट करने की बात की गई है। तीसरा जो पॉइंट होगा अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब अगर हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो समाज के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नेक्स्ट है नागरिक जीवन में भागीदारी को प्रोत्साहित करना, मतलब जो नागरिक जीवन है उसमें पार्टिसिपेंट क्या है, वो उसको प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना। तो ये 1.3 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 1.4। 1.4 जो है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल साइंस एज अ कोर सब्जेक्ट। यहाँ पर पूछा है कि मुख्य विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान का महत्व क्या है।
तो ये देखते हैं कि मुख्य विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान का क्या महत्व है। कोर सब्जेक्ट मतलब जो कंपलसरी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, मतलब छात्रों को इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति को समझने में मदद करता है। और दूसरी चीज, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। राष्ट्रीय एकता और वैश्विक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, मतलब इसमें क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। जिसको बढ़ाने का काम करता है, वैश्विक दृष्टिकोण होता है, ग्लोबलाइजेशन पर्सपेक्टिव को बहुत ज्यादा फोस्टर करता है, यानी कि प्रोत्साहित करता है। 1.5 है रोल ऑफ सोशल साइंस टीचर फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, समतावादी समाज के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका। भूमिका क्या है, तो वो देख लेते हैं। तो शिक्षक की भूमिका है, सबसे पहले शिक्षा के माध्यम से समानता और न्याय को बढ़ावा देना, मतलब सब में समान, सबको समान अवसर मिले और सबके साथ जस्टिस हो, यानी कि न्याय हो, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, सामाजिक पक्षपात और पूर्वाग्रहों को समाप्त करना, मतलब जो सामाजिक पक्षपात होता है कि जैसे हम कास्ट को लेके बोल रहे हैं, या फिर कोई पूर्वाग्रह होता है कि ये चीज बहुत तो पहले से चली आ रही है, तो उसको लोग खत्म नहीं करते हैं, भले वो किसी को हार्म करे, ऐसी कोई रिचुअल, ठीक है। तो उन सबको समाप्त करने की बात करेंगे। समावेशी शिक्षा और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, समावेशी मूल्यों मतलब सोशल इंक्लूसिव वैल्यू, सबको समान मानना, सबको नीड बेस्ड एजुकेशन देना, और जो डाइवर्सिटी है उसके प्रति लोगों के दिल में रिस्पेक्ट बनाना। लोकतांत्रिक व्यवहार का आदर्श बनाना, बी अ रोल मॉडल ऑफ डेमोक्रेटिक बिहेवियर। मॉड्यूल 2 है कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल साइंस कैरिकुलम एट ए स्कूल लेवल। तो सबसे पहले अगर हम कैरिकुलम की बात करें, तो कैरिकुलम का एक पेपर ही है जो आप पढ़ोगे। कैरिकुलम क्या है, कैरिकुलम वो है जिसमें मतलब एक किसी निश्चित समय के लिए आप को किसी भी पाठ्यक्रम में आप हिस्सा लेते हो, ठीक है। उसमें इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज होती है, जैसे आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें होती है, ठीक है। जो भी एक शिक्षक और एक स्टूडेंट मिलकर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसमें विषयों का वर्गीकरण होता है, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। कक्षावार जो भी विषय वस्तु का चयन होता है वो कक्षा के अकॉर्डिंग होता है, और जो एनईपी हमारी आती है उसके अनुसार हम कोई भी निर्माण करते हैं। पर्पस क्या होगा, लॉजिकल प्रोग्रेशन, और छात्र की उम्र के अनुसार जो भी मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है, शिक्षण के सूत्र हैं, उनको अपनाते हैं, जैसे सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऐसी चीजें। 2.2 है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस। यहाँ पर पूछा है शैक्षिक योजना, उसकी संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट, आवश्यकता यानी कि नीड, महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इज डिसाइडिंग हाउ एंड व्हाट टू टीच, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है या शैक्षिक योजना है, हम बोल सकते हैं, या निर्देशन योजना है, वो ये तय करने की प्रक्रिया है कि क्या और कैसे पढ़ाया जाए। हम लेसन प्लान बनाते हैं ना, तो उसमें हम मेंशन क्या करते हैं कि क्या और कैसे पढ़ाया जाए। तो उसकी नीड क्या होती है कि हम जो भी टाइम है वो उसका सदुपयोग कर सकें, क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं, मतलब हमें ये नहीं पता होता कि जो भी टॉपिक है वो कितने मिनट में पढ़ाना। तो लेसन प्लान में मेंशन होता है कि कोई भी चीज़ कितने मिनट में पढ़ानी, कैसे पढ़ानी है, और क्या पढ़ानी है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। दूसरी चीज़ है पाठ को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, जो भी चीज़ें लेसन जो भी हम पढ़ाते हैं उसको इफेक्टिव वे में प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना। इम्पोर्टेंस की बात करें तो स्टूडेंट सेंटर्ड शिक्षण को बढ़ावा मिलता है, शिक्षक को स्पष्ट दिशा मिलती है इसमें। नेक्स्ट 2.3 यूनिट प्लान, लेसन प्लान, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। यहाँ पर पूछा है यूनिट प्लान और लेसन प्लान, मतलब इकाई योजना और
पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व क्या है। तो सबसे पहले यूनिट प्लान की बात करें तो यूनिट प्लान का मतलब क्या होता है, जैसे जो आपकी यूनिट दी गई है उसको उसकी प्लानिंग कि कितने समय में पढ़ा सकते हैं उसको डिवाइड करते हैं। मतलब एक यूनिट में कितने सब यूनिट हैं, उनको किस किस दिन पढ़ा सकते हैं, कौन कौन सा टीचर पढ़ा सकता है, इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो ये क्या है, एक संपूर्ण विषय जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की योजना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पूरा पेपर की बात कर लें या एक पूरी यूनिट की बात कर लें, अगर कहीं पे यूनिट नहीं होती है तो एक पूरे चैप्टर की बात कर लें, तो ये लंबे लंबे समय की योजना होती है। यूनिट प्लान जो होता है वो लंबे टाइम के लिए होता है। लेसन प्लान का मतलब क्या होता है, क्या कैसे और कितने मिनट में पढ़ाया जाएगा। तो पाठ योजना जो है प्रतिदिन की कक्षा के लिए संक्षिप्त योजना होती है, मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, उद्देश्यों विधियों और संसाधनों और मूल्यांकन को दर्शाता है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, शिक्षण का सुव्यवस्थित ढांचा और उद्देश्य आधारित शिक्षण कर सकते हैं इसमें। 2.4 है प्रोसीजर ऑफ यूनिट एंड लेसन प्लानिंग। तो इसमें इकाई और पाठ योजना की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले यूनिट प्लानिंग की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, विषय का चयन करते हैं कि हमें कौन सी यूनिट लेनी है जिसकी प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का चयन करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है जिसमें से यूनिट लेनी है। उसके बाद जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनकी पहचान करते हैं कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, उप विषयों का विभाजन करते हैं, जो सब यूनिट है या चैप्टर है उनको डिवाइड करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, मूल्यांकन विधियों का निर्धारण, किस तरीके से हम मूल्यांकन को उनका मूल्यांकन करेंगे, कौन कौन सी विधियां होंगी। लेसन प्लान की प्रोसेस देखें तो सबसे पहले आपने जैसा कि आप सबने देखा होगा कि सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है जिसमें आपको लिखना पड़ता है आपका नेम, स्कूल, ठीक है, कौन से माध्यम से पढ़ा रहे हैं, कितने समय में पढ़ा रहे हैं, सब टॉपिक प्रकरण, ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले पाठ का नाम और अवधि, ठीक है। दूसरा होता है उद्देश्यों का निर्धारण, जो हमारे विशिष्ट और जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव या सामान्य उद्देश्य बोल सकते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को विशिष्ट उद्देश्य बोल सकते हैं। तो इसमें हम निर्धारित निर्धारित करते हैं। शिक्षण विधि का निर्धारण करते हैं, कौन से टीएलएम यूज करने हैं उनका निर्धारण करते हैं। उसके अलावा मूल्यांकन के प्रश्न क्या होंगे, इन सब चीजों का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है 2.5 एडॉप्टेशन ऑफ यूनिट एंड लेसन प्लान फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। यहाँ पर पूछा है कि दिव्यांग बच्चों के लिए इकाई और पाठ योजना का अनुकूलन कैसे करते हैं। तो एडॉप्टेशन की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि एक बच्चा है जिसको अडॉप्ट किया गया, मतलब अपना लिया गया, तो जैसी उसकी नीड होती है उसके अनुसार, ठीक है, यहाँ पर डिसेबल्ड बच्चों की बात की जाती है, जैसी उनकी नीड होती है उनके अनुसार हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं उनके अनुसार ला के देते हैं। जैसे हम बात करें कंटेंट की, कंटेंट एडॉप्टेशन में क्या होता है, जब कोई चीज़ उनको समझ में नहीं आती तो हम क्या करते हैं, कंटेंट का एडॉप्टेशन करते हैं। अब कंटेंट बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, शब्द उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको शॉर्ट करते हैं, उनकी जगह पे पिक्चर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का, जिसमें आपको पता है कि इसमें क्या क्या मेंशन होता है। तो इसमें जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं प्लस जो जनरल बच्चे होते हैं, मतलब जो सामान्य बच्चे होते हैं, वो दोनों एक साथ बैठकर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एडॉप्टेशन की बात करें तो दृश्य सामग्री के लिए बड़े चित्र, चाहे बच्चों के लिए हम साइन लैंग्वेज या फिर टोटल कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं। गतिशीलता बाधा वाले बच्चों के लिए सुविधाजनक गतिविधियां, सरल और अधिक भाषा का दोहराव, सरल और अधिक दोहराव कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या होगी, सभी बच्चों को समान अवसर, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल है कैरिकुलर अप्रोच, जिसमें कोऑर्डिनेशन पूछा गया है, कोरिलेशन पूछा गया है, कोसेंट्रिक पूछा गया है, स्पाइरल पूछा गया है, इंटीग्रेटेड पूछा गया और रिग्रेशन पूछा गया। ठीक है,
अरे हाँ, मैं आप सभी को हिंदी बताने वाली हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। आपको तुरंत टेंशन हो जाती है कि मैंने इंग्लिश बोल दिया और हिंदी नहीं बोली, ठीक है? तो मैंने हिंदी में भी मेंशन किया हुआ है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वयात्मक, और कोरिलेशन का मतलब होता है संबंधात्मक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है वृत्तात्मक, और स्पाइरल का मतलब होता है सर्पिल, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है समेकित, और रिग्रेसिव का मतलब होता है पश्चगामी, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, यानी कि समन्वयात्मक क्या होता है। तो विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन। तो विषय जितने भी होते हैं उनको एक साथ जोड़कर पढ़ाते हैं, ठीक है? कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? लिंकिंग टॉपिक ऑफ वन सब्जेक्ट विद अनदर। इसमें क्या करते हैं? एक विषय के टॉपिक को दूसरे विषय से जोड़ते हैं। कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक ही विषय को हर कक्षा में गहराई से दोहराया जाए, मतलब रिवाइज करवाते हैं ना। जैसे कोई चीज आज पढ़ा दी, फिर उसके बाद जब दूसरी क्लास में मिलेंगे तो हम ये बोलते हैं कि हमने ये पढ़ाया था आपको, ठीक है? जैसे कैरिकुलर अप्रोच पढ़ाया था, तो इसमें क्या क्या चीजें थी, तो हम उसको रिपीट करते हैं, जिसको बोलते हैं कंसेंट्रिक। स्पाइरल की बात करें तो ज्ञान को क्रमिक रूप से दोहराकर विस्तारित करना, मतलब क्रम से, पहले मीनिंग, फिर कॉन्सेप्ट, फिर डेफिनेशन, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक, एक सीक्वेंस होता है उसमें, ठीक है? नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड, सभी विषयों को एक ही थीम पर आधारित करना, ठीक है? रिग्रेसिव का मतलब होता है कठिन विषय से सरल विषय की ओर पढ़ाना, जो आपका मैक्सिम ऑफ टीचिंग होता है। मैक्सिम ऑफ टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण के सूत्र, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, नोन से सॉरी हिंदी की जो हिंदी बता दी उसी की इंग्लिश बता रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षण सूत्र होते हैं, ठीक है, जो यूज करके हम पढ़ाते हैं, तो रिग्रेसिव में उसका यूज कर सकते हैं। 3.2.1, इसमें एक टॉपिक ज़्यादा है, तो इसमें पूछा है डिवाइस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, सोशल स्टडी, नरेशन, इलस्ट्रेशन, क्वेश्चनिंग, असाइनमेंट, फील्ड ट्रिप स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले, ग्रुप एंड सेल्फ स्टडी, प्रोग्राम्ड लर्निंग, इंडक्टिव थिंकिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, एक्सपोजिटरी टीचिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर तो देख लेते हैं शिक्षण की युक्तियां व तकनीकें। तो नैरेशन का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज कथन के रूप में कहते हैं, जैसे हम कोई स्टोरी होती है उसको क्या करते हैं? सुनाते हैं, तो वो नैरेशन होता है। इलस्ट्रेशन मतलब चित्रण, जो नैरेट करते हैं वो चित्रण के रूप में। क्वेश्चनिंग का मतलब होता है जब हम किसी से, जैसे हम कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, अब उसमें बीच बीच में प्रश्न पूछ ले, ठीक है। असाइनमेंट जो होता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट दे दिया आपको, घर से लाने के लिए बोल दिया, ठीक है। फील्ड ट्रिप होता है आप कहीं पे ऐतिहासिक जगहों पे जाते हैं किसी काम के लिए, जैसे आपको स्पेशल स्कूल देखना है तो आप विजिट करने जाते हैं। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कहानी कहने का तरीका, किस तरीके से आप कहानी को कहते हैं। रोल प्ले होता है आप किसी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, ठीक है, किसी की भूमिका निभाते हैं। ग्रुप सेल्फ स्टडी समूह व स्वाध्ययन। ग्रुप मतलब एक से अधिक लोगों के साथ पढ़ना, और सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है? अकेले पढ़ना, ठीक है, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग एंड इंडक्टिव थिंकिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ठीक है। प्रोग्राम्ड लर्निंग का मतलब होता है कि जो भी लर्निंग होती है वो क्या होती है? प्रोग्राम होती है, ठीक है। इंडक्टिव थिंकिंग और कॉन्सेप्ट मैपिंग। एक्सपोजिटरी टीचिंग जो होती है व्याख्यात्मक शिक्षण होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी समस्या का समाधान आप किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी से करते हैं। तो ये विधियां जो है शिक्षण को सहभागिता आधारित और छात्र केंद्रित बनाती, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड बनाती है। 3.3 है एकोमोडेशन रिक्वायर इन अप्रोच फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अ, मतलब एकोमोडेशन में कौन कौन से अप्रोच रिक्वायर्ड होते हैं टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, मतलब जब आप चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उनके लिए एकोमोडेशन में कौन से अप्रोच रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मुख्य अनुकूलन की विधियाँ देख लें। तो सबसे पहले होता है फिजिकल एक्सेस। फिजिकल एक्सेस का मतलब जैसे कोई बच्चा है वो डिसेबल्ड है, वो जा रहा है तो वो किस तरीके से जाएगा,
स्कूल, ठीक है। विद्यालय भवन उसके लिए कितनी एक्सेसिबल है, कक्षाएं जो हैं वो कितने एक्सेसिबल हैं उसके लिए, टॉयलेट है या व्हील चेयर है वो उसके अनुकूल होनी चाहिए। दूसरे है सहायक उपकरण, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, तो ये हर डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे एचआई बच्चा है तो हियरिंग एड, कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उसके लिए ब्रेल लिपिंग, ठीक है, स्क्रीन रीडर आदि का उपयोग। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको चलने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कैलिपर होते हैं, क्रचेज होते हैं, वैसाखी होती है, ठीक है, व्हील चेयर होती है। ये सारी चीज़ें उसके लिए असिस्टिव डिवाइसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है विशेष शिक्षण सामग्री, स्पेशल लर्निंग मटेरियल, ठीक है। अब इसमें चित्र आधारित पहला तो विजुअल बेस्ड मटेरियल होते हैं, ऑडियो विजुअल होते हैं। चित्र आधारित मतलब जिसमें से चित्र दिखाई देता है, ऑडियो विजुअल मतलब चित्र के साथ साथ आवाज भी सुनाई देती है। बड़े अक्षरों वाली किताबें मतलब जो ऐसी किताबें जिनके फॉन्ट साइज, उनका जो टेक्स्ट का रूप होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, मतलब जैसे छोटे छोटे नहीं, मुद्रित अक्षर जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। समय का लचीलापन, फ्लेक्सिबल टाइमिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। जैसे किसी को दिक्कत है तो उसे उत्तर देने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। जैसे मिलता है मतलब इसमें एग्जाम होता है तो स्क्राइब मिलते हैं जिनको दिक्कत होती है, और एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है। पर्सनल सपोर्ट दे सकते हैं स्पेशल एजुकेटर के द्वारा, और शैडो टीचर की सुविधा दे सकते हैं। पाठ्यक्रम में संशोधन क्या कर सकते हैं, सरल भाषा में पाठ्यक्रम, वैकल्पिक गतिविधियां शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूसिव इन्वायरमेंट कैसे दे सकता है, तो इसमें सहपाठी और शिक्षक के की संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी होती है। और ये मेक श्योर करना चाहिए कि कहीं पर भेदभाव नहीं हो, ठीक है, लोग एक दूसरे को समझें, उनका सम्मान करें। नेक्स्ट पॉइंट है 3.4 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, जिसमें टाइम लाइन्स, genealogical charts, maps and globes, use of different types of boards, इसमें स्मार्ट बोर्ड्स, चॉक बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, टेप रिकॉर्ड्स, रेडियो टेलीविजन, फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, सोशल साइंस एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं जो आपका टाइम लाइन या काल रेखा बोलते हैं, घटनाओं का कालक्रम होता है जिसमें जो भी घटनाएं होती हैं वो मेंशन होती हैं। दूसरा है वंशावली चार्ट यानी कि जीनियोलॉजिकल चार्ट, इसमें पीढ़ियों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है नक्शे और ग्लोब। नक्शे और ग्लोब का मतलब होता है जो भौगोलिक ज्ञान होता है, कौन सी भौगोलिक चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं, जैसे आप ग्लोब देखते हैं, ठीक है, ग्लोब में हर जगह का एक वो दिखेगा, आपको नक्शा दिखेगा। बोर्ड्स जो है इसमें स्मार्ट बोर्ड होते हैं, डिजिटल सेक्शन जिस पे होता है, चौक बोर्ड होते हैं, पारंपरिक लेखन जो हमेशा से चला आ रहा है। नेक्स्ट है फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड जो है चित्र चिपकाने हेतु काम आता है। उसके अलावा टेप रिकॉर्डर होता है जिसमें ऑडियो सेक्शन होता है, रेडियो शैक्षिक प्रसारण प्रसारण होता है इसमें, टीवी होता है जिसमें ऑडियो विजुअल मीडियम होता है, यानी कि दृश्य श्रव्य माध्यम, दिखाई भी देता है और सुन भी सकते हैं। फिल्म और फिल्म स्ट्रिप जो होती है घटनाओं का चित्रात्मक रूप होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है पारदर्शी शीट द्वारा प्रस्तुति होती है, एक ऐसा पारदर्शी शीट होती है और उसके द्वारा एक ऐसा प्रोजेक्टर होता है जिसके द्वारा प्रस्तुति की जाती है। पावर पॉइंट होता है स्लाइड शो के माध्यम से पढ़ाई, जैसे मैं अभी आपको पावर पॉइंट के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, तो ये पावर पॉइंट है। नेक्स्ट है 3.5 एडॉप्टेशन ऑफ मटेरियल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं एडॉप्टेशन की। मीन्स चेंजिंग टीचिंग मटेरियल टू सूट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, मतलब जो भी एडॉप्टेशन होता है उसकी मीनिंग का मतलब क्या होता है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसको विकलांग बच्चों के ज़रूरतों के अनुसार हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं या फिर बदलते हैं, ठीक है। तो इसकी नीड जो होती है समावेशी शिक्षा, समान अवसर मिल जाता है, बेहतर समझ सकते हैं, और इनकी जो भागीदारी होती है वो क्या होती है, सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, इनको चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे से ये चीज़ों को समझ पाते हैं। टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशन की बात करें तो सबके अलग अलग टाइप्स होते हैं।
ठीक है, हर डिसेबिलिटी के अनुसार जो एडॉप्टेशन होता है वो अलग अलग होता है। तो विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए अगर हम एडॉप्टेशन की बात करें तो ब्रेल की बुक ला सकते हैं, ऑडियो बुक्स, लार्ज टेक्स्ट बुक ला के बच्चों को दे सकते हैं, उनके अनुसार हम चीज़ों को अपना सकते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें तो साइन लैंग्वेज, टोटल कम्युनिकेशन, सबटाइटल्स और विजुअल्स, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करें तो असिस्टिव टूल्स या फ्लेक्सिबल सीटिंग, जैसे सहायक उपकरण है, बैठने का स्थान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चलने फिरने के लिए हर जगह हैंड फ्री का यूज होना चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए, रैंप होना चाहिए, ये सारी चीजें उपयोग में ला सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज या पुनरावृत्ति, इसके अलावा बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, जो भी कंटेंट है उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हैं, एक्टिविटी करवा सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें इनके साथ कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करूँ तो स्मॉल स्टेप रियल एग्जाम्पल, मतलब छोटे छोटे स्टेप में और रियल एग्जाम्पल के साथ इनको समझा सकते हैं। मॉड्यूल 4 है, इसमें पूछा है इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग इन स्कूल सोशल साइंस। 4.1 में है पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इन सोशल साइंस। तो 4.1 जो है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले पर्पज क्या है इवेल्युएशन का सोशल साइंस में, तो छात्रों की समझ और ज्ञान की जांच करना, मतलब उनकी जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है, कहाँ पर कमी रह गई है। अधिगम समस्याओं की पहचान करना, मतलब उनको लर्निंग डिफिकल्टी क्या क्या आ रही है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इवेल्युएशन करते हैं तो। शिक्षण विधियों में सुधार ला सकते हैं, मतलब हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी जहाँ पे भी दिक्कत है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। विश्लेषणात्मक और सामाजिक कौशल का विकास कर सकते हैं, टू डेवलप एनालिटिकल एंड सोशल स्किल्स, मतलब इसमें लोग जो भी चीज़ें जांच करने के स्किल्स या फिर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के स्किल्स, लोगों से मिलने जुलने की स्किल्स विकसित हो जाती है। इसके अलावा छात्र की प्रगति को माप सकते हैं कि छात्र की प्रोग्रेस क्या है, उसने कितना सीखा, कहाँ पे कमी रह गई है, इसको हम जान सकते हैं। 4.2 है टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएटिंग लर्निंग अचीवमेंट इन सोशल साइंस, रिटन एंड ओरल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन टूल्स, वर्क सैंपल एंड पोर्टफोलियो। यहाँ पर इवेल्युएशन के टेक्निक्स की बात करी है कि सोशल साइंस में लर्नर कैसे अचीव करता है। ठीक है, तो जो इसमें है रिटन, ओरल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन टूल्स, वर्क सैंपल और पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में अधिगम उपलब्धियों का मूल्यांकन करने की तकनीकें जो है, सबसे पहले बात करें तो लिखित परीक्षा, ठीक है, ओरल टेस्ट। इसमें जैसे ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट और लॉन्ग ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो होते हैं। मौखिक परीक्षा होते हैं जिसमें प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, बच्चों की एक्सप्रेशन की जांच कर सकते हैं कि वो किस तरीके से किसी टॉपिक को एक्सप्रेस करते हैं। अवलोकन उपकरण जो होते हैं, जैसे चेकलिस्ट हो गई, रेटिंग स्केल्स हो गए, जिसके द्वारा हम व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं। वर्क सैंपल होता है, जैसे मानचित्र हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, चार्ट आदि छात्रों द्वारा तैयार करवाते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, छात्र के जो कार्य का संग्रह होता है, मतलब छात्र कौन कैसे कैसे कौन कौन से कार्य करता है उसका संग्रह होता है, जो उनकी जो प्रोग्रेस होती है उसको दर्शाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। 4.3 है असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE फॉर कैरिकुलर एंड को कैरिकुलर सब्जेक्ट। इसमें CCE का फुल फॉर्म जो है क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो CCE के लिए मूल्यांकन पाठ्य और सह पाठ्य विषयों के उपकरणों तकनीकें पूछा हुआ है। तो सबसे पहले पाठ विषय के लिए विषयों के लिए देख लेते हैं। फॉर कैरिकुलर सब्जेक्ट, इसके लिए टेस्ट होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, इन सब चीज़ों से हम टेस्ट कर सकते हैं। सह पाठ्य गतिविधियों के लिए खेल होता है, कला, नाटक, संगीत का मूल्यांकन कर सकते हैं, जो को कैरिकुलर एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है उपकरण, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सर्वे, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। तकनीकें, आत्म मूल्यांकन, मतलब सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, पीयर असेसमेंट कर सकते हैं, और टीचर का फीडबैक, शिक्षक की प्रतिक्रिया, ये तकनीकें हो सकते हैं। उद्देश्य है समग्र विकास को बढ़ावा देना, इसका गोल क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी गई है यहाँ पर।
4 में पूछा कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर नेट टेस्ट, तो शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण का निर्माण। यहाँ पर सबसे पहले अधिगम उद्देश्यों की पहचान करें। आइडेंटिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब जो इनके उद्देश्य हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट तैयार करें जिसमें विषय वस्तु और प्रश्नों का प्रकार हो। मतलब इसमें क्या होता है, टीचर नेट टेस्ट में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जिसमें कंटेंट होते हैं, क्वेश्चन टाइप होते हैं, डिफिकल्टी लेवल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर प्रश्नों का चयन कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न देने हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। उसके बाद आंसर की और मार्किंग स्कीम प्रिपेयर करते हैं, उत्तर कुंजी और अंक योजना बनाते हैं, और उसके बाद अंतिम रूप देने के लिए पुनर्परीक्षण करते हैं, रिव्यू बिफोर फाइनलाइजिंग द टेस्ट। मतलब टेस्ट लेने से पहले उसका परीक्षण करते हैं, एडिट करते हैं कि कहीं पे कोई गलती नहीं है, अगर कोई गलती है तो उसको फिर से दोबारा से फिर उसको रीचेक करके और फिर उसको लागू करते हैं। 4.5 है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड इनरिचमेंट टेक्निक्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। यहाँ पर सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की बात करें, निदानात्मक परीक्षण की बात करें, तो सबसे पहले अधिगम कठिनाइयों की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी लर्निंग करते हैं उनमें कहाँ पर डिफिकल्टी आती है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे पढ़ने की जांच कर सकते हैं, जैसे FLN हम कर सकते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की जांच कर सकते हैं। ठीक है, गणितीय कौशल हो गया, परीक्षण हो गए, इन सब चीज़ों की इसे उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाई जाती है, जैसे रेमेडियल टीचिंग प्लान्स बनाए जाते हैं। कहीं पर बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए उपचारात्मक प्लान बनाए जाते हैं। एनरिचमेंट टेक्निक्स क्या होंगी, व्यक्ति या छोटे समूह में शिक्षण देना। मतलब इसमें इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब एक अकेले बच्चे को या छोटे छोटे ग्रुप बना के उनको शिक्षण दे सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम और प्रैक्टिस करवा सकते हैं, गतिविधि आधारित, खेल आधारित शिक्षण करवा सकते हैं। मॉड्यूल 5 है सोशल साइंस टीचर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। 5.1 में पूछा है बीइंग अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर यूज ऑफ एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पर चिंतनशील शिक्षक बनना, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग। तो सबसे पहले हम बीइंग अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर यूज ऑफ एक्शन रिसर्च देखते हैं। चिंतनशील शिक्षक अपने शिक्षण पर सोचते हैं और उसे सुधारते हैं। जैसे हम कहीं कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमने बच्चे को पढ़ा दिया, तो हम ये सोचते हैं कि हमने जो पढ़ाया बच्चे के लिए कितना इफेक्टिव है। अगर उसके लिए इफेक्टिव नहीं है तो उसमें गलती कहाँ पर है, किस तरीके से उसको सुधार सकते हैं। ऐसे होते हैं चिंतनशील शिक्षक। ठीक है, वह अपने अनुभव से सीखते हैं, उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके द्वारा सीखते हैं, नई रणनीतियां अपनाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों को समस्याओं को पहचानने और समाधान खोजने में मदद करता है। एक्शन रिसर्च जो होता है वो क्विक सॉल्यूशन निकालता है, मतलब तुरंत। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च क्या हेल्प करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए और प्रॉब्लम क्या है उसका सॉल्यूशन खोजने के लिए एक्शन रिसर्च मदद करता है। ये कक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका होता है। 5.2 है डेवलपिंग एन एक्शन रिसर्च प्लान फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन टीचिंग लर्निंग ऑफ सोशल साइंस। यहाँ पर पूछा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में समस्या समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसंधान योजना का विकास। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कक्षा में समस्या की पहचान कर सकते हैं कि समस्या कहाँ पर है, उसके बाद समस्या के कारण क्या है उनका विश्लेषण कर सकते हैं, समाधान के लिए फिर योजना बना सकते हैं, जैसे नई तकनीक या कोई एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, योजना को लागू करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक्शन रिसर्च किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनाते हैं। 5.3 है केस स्टडी नीड्स एंड इम्पोर्टेंस फॉर स्कूल टीचर। मतलब केस स्टडी की आवश्यकता और महत्व एक शिक्षक के लिए क्या होता है। तो अगर हम केस स्टडी करते हैं तो जो विशेष छात्र होते हैं उनकी स्थिति का, उनकी जो भी सिचुएशन होती है उसका गहन अध्ययन कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में मदद और समाधान निकालने में मदद करता है। शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहार, सीखने की शैली और जरूरतों को जानने में सहायता मिलती है।
ठीक है, ये व्यक्तिगत ध्यान सुधारात्मक शिक्षा के लिए जरूरी होता है, मतलब बहुत ज्यादा जो रेमेडियल टीचिंग होती है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है केस स्टडी। 5.4 है डेवलपिंग ऑफ अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो टीचिंग जर्नल, जिसमें प्रोफेशनल पोर्टफोलियो टीचिंग जर्नल का विकास देखेंगे। पोर्टफोलियो जो होता है शिक्षक के कार्यों और उपलब्धियों और विकास का संग्रह होता है। इसमें क्या होता है, मतलब टीचर का जो वर्क है, अचीवमेंट है और उसकी जो ग्रोथ है, उसके उसकी जो उपलब्धि होती है उसका लेखा जोखा होता है। ठीक है, इसमें हम पाठ योजनाएं, मूल्यांकन कार्य, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आदि शामिल कर सकते हैं। टीचिंग जर्नल में क्या होता है, शिक्षक रोजाना कक्षा की गतिविधियां, विचारों और समस्याओं को दर्ज करता है। मतलब जो टीचिंग जर्नल होता है उसमें जो भी टीचर की दिक्कतें होती है, जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी विचार होते हैं, उनको उसमें मेंशन कर सकते हैं। मतलब इट हेल्प इन सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, ये मदद करता है किसमें, आत्म मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन करने में और सुधार करने में सहायक होता है। 5.5 है कॉम्पिटेंसी फॉर टीचिंग सोशल साइंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि विकलांग बच्चों को या दिव्यांग बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आवश्यक दक्षताएं क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले, या कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। जो भी कॉन्सेप्ट हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में होनी चाहिए। बहुसंवेदी शिक्षा तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जैसे यूज ऑफ मल्टी सेंसरी। मल्टी सेंसरी में ऑडियो हो गया, विजुअल हो गया, टेक्टाइल हो गया, काइनेस्थेटिक यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई, ये सारी चीजें हम शामिल कर सकते हैं। उपयुक्त सहायक सामग्री और उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, जो अप्रोप्रिएट असिस्टिव मटेरियल, जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसके लिए मतलब विजुअल चीजें ज्यादा वो करेंगे, कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा लार्ज चीजें, या फिर उसके लिए ऑडियो एड्स लेके आएंगे। कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है तो उसके लिए एक्टिविटी करा के उसको समझा सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सहानुभूति, धैर्य और लचीला दृष्टिकोण अपना सकते हैं। मतलब जो भी अप्रोच हो, क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेसन प्लान बना सकते हैं, वो भी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार बना सकते हैं। तो ये सारी दक्षताएं होनी चाहिए एक सोशल साइंस के टीचर में, जो बच्चे को समझाने में, कॉन्सेप्ट को उनको समझाने में मदद कर सके और लाइफ स्किल्स भी सीख सकें। तो आपका कंप्लीट हो गया 5.5 तक। वैसे हमने बहुत जल्दी कंप्लीट किया, वो शॉर्ट में कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों के पास वैसे भी टाइम नहीं है, लेकिन आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया होगा, पूरा पेपर कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं उसके कमेंट सेक्शन में जवाब देने की कोशिश करूंगी, या फिर मैं छोटी सी वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, और बाकी मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उतना ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे कि नेक्स्ट वीडियो प्लीज़, नेक्स्ट वीडियो प्लीज़। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। बहुत, हम ये कह सकते हैं कि टाइम का इशू हो रहा था। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगी कि आपके पेपर से एटलीस्ट एक दिन पहले मैं वीडियो डाल दूं, ताकि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको, आई होप, सोशल साइंस का पूरा पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे मार्क्स लेके आइए, अच्छे से लिख के आइए। कहीं भी दिक्कत होती है तो बताइए, और ये भी ज़रूर बताना कि आपने जो भी पढ़ा है मेरे वीडियोज से वो आपके पेपर में आया या नहीं, आपके लिए ये लेक्चर कितना इफेक्टिव था, ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।